चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, तो केवल मैं इसको रिवाइज करवाऊंगा, पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का केवल मैं क्या कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। आप ये जानते हैं कि हमारा कुछ नोटेशंस होता है, जैसे क्यू को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्यू को क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। और इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है यूनिट, कूलाम। लिखते हैं सी से, क्या लिखते हैं, सी से। आई हमारा क्या होता है, करंट होता है। करेंट, करेंट फ्लोइंग थ्रू करंट, करेंट विच इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। यूनिट क्या होता है इसका, एम्पियर होता है। यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। कुछ नोटेशंस है, ध्यान से समझिएगा। टाइम, टी क्या है, टाइम है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। और क्या लिख सकते हैं, एन। एन क्या आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और ई क्या है, ई आपका है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये वन यूनिट पर चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इतने नोटेशंस हैं आपके। इस नोटेशंस को आप दिमाग में रखिए, इस नोटेशंस को लिखिए। उसके बाद से चलिए, ये आपके कुछ नोटेशंस है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब समझिए, अब कॉन्सेप्ट समझिए। ये हमारा क्यू क्या है, चार्जिंग कूलाम है। आई हमारा एम्पियर है, करंट है। टी आपका टाइम सेकंड में है। एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये आपका क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फटाफट इसको समझिए, छोटा सा नोटेशंस है। अब समझिए हमारा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। rate of flowing of charge is called electric current. Rate of flowing of charge is called electric current. So I is equal to, समझिए, I is equal to कितना हो जाएगा, Q upon T हो जाएगा। Therefore Q is equal to कितना हो जाएगा, I into T होगा कि नहीं होगा। This is equation number first. Q is equal to IT. This is equation number first. Okay, see here. Now we know that Q is equal to N होता है। Q is equal to कितना होता है, N। This is equation number second. So from equation number first and second, whatever you will get, Q is equal to IT is equal to N। क्या पाओगे, Q is equal to IT is equal to N पाओगे कि नहीं पाओगे। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है कि you will get IT is equal to NE। आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आई क्या है, टी क्या है, एन क्या, ई क्या। आई क्या है, करंट है, करंट है, यूनिट ऐसे एम्पियर होता है। टी क्या है, टाइम है, यूनिट सेकेंड होता है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन की बात करता है। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। आप एक बात बताइए, अगर आई टी इज इक्वल टू एन ई दिया हुआ है, क्या दे दिया है, आई टी इक्वल टू एन ई दिया है। अगर आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो क्या एन ई अपॉन टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप टी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसकी वैल्यू, इस टी की वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं एन ई अपॉन आई लिखेंगे कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए, तो इस टी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एन ई अपॉन आई होगा कि नहीं होगा। अगर आप n की वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, तो आई टी अपन ई होगा कि नहीं होगा। क्लियर है कहानी। यानी कि हमारे पास 1 2 3 अननोन क्वांटिटीज है। चौथा क्वांटिटीज तो हमको ये पता ही है, ई की वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चौथा हमको पता ही होता है, चौथा हमको पता है। तो 1 2 3 आई हैव 3 अननोन क्वांटिटीज। कितना, हमारे पास 3 अननोन क्वांटिटीज होता है, उसमें से 2 की वैल्यू अगर नोन हो तो थर्ड वन को हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का आपका फार्मूला हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं सीधे इलेक्ट्रिक, केवल फार्मूले का रिवीजन होगा। अब एक बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का।
ध्यान से समझिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी फिक्स्ड या स्पेसिफाइड पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। बात समझ में आ गया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से मान के चलिए कि यह हमारा कंडक्टर है, यह हमारा क्या है? कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर जहाँ मैं उंगली रखा हूँ यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसके वजह से मान के चलिए हमारा कंडक्टर है, इस पर कुछ चार्ज है, इस पर कुछ चार्ज है, अच्छा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, तो इस चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है। कैसे? तो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से इनफाइनाइट से यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ से यहाँ पर लाने में जो वर्क डन होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो आप ये समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन। क्या हो जाएगा? वर्क डन। वर्क डन इज डिनोटेड बाई W। स्मॉल w लिखो, कैपिटल W लिखो, ये आपकी मर्जी है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। क्या होगा आपका? चार्ज। चार्ज को किसे डिनोट करेंगे? Q से। यह आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं W/Q। आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो हमारे पास एक मेन फार्मूला ये है और दूसरा मेन फार्मूला इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये है। इफ पुट Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू IT यहाँ पर पुट करेंगे, देन विल गेट W/I इंटू T। क्या पाएंगे? W/I इंटू T। I क्या है, T क्या है, ये आपको पहले हमने बता दिया है। ठीक है, यहाँ से अगर W की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? V इंटू आई इंटू टी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? V इंटू आई इंटू टी। यह आपका इतना जूल, इतना जूल, क्योंकि यूनिट ऑफ वर्क डन कितना होता है? जूल होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया? क्या हो जाएगा? वोल्ट होता है। ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। दिस वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ गया? आई आपका करंट है जिसका यूनिट एम्पियर होता है। टी आपका टाइम है जिसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। इसीलिए वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ किसके बारे में? ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में भाई? ओम्स लॉ के बारे में। समझिए बात को। ओम्स लॉ क्या होता है या सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे। इसके बाद पहले हम बताएंगे आपको ओम्स लॉ के बारे में। देखिए केवल शॉर्ट रिवीजन है, इसमें बेसिक चीज़ नहीं बताएंगे, हम आपको केवल रिवाइज करवाएंगे ताकि आप एग्जाम अच्छे से दे सकें, फॉर्मूला में कोई गड़बड़ ना हो। तो देखिए क्या है कि हमारा जो ओम्स लॉ है यह बता देता है। ओम्स लॉ थर्ड क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? ओम्स लॉ। OHMs, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या करता है कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट होने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर क्या है? कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है। टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग फॉर कंडक्टर फॉर एनी सीजन। अकॉर्डिंग टू सीजन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज नॉट चेंजिंग। In that case, electric potential is directly proportional to I. Electric potential is directly proportional to current which is flowing through the conductor. So V is equal to I into R. ये आप सिंबल हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखेंगे। R क्या आपका? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है?
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सो v इज इक्वल टू क्या पाएंगे, I इंटू आर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, v इज इक्वल टू I इंटू आर। यही आपका, तो इसी जो R है, R को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस बोल देंगे। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। रिवीजन सिर्फ चल रहा है, इसीलिए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, यूनिट कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है, ओम, OHM, ऐसा ओम होता है। कैसा होता है, ऐसा ओम होता है ये। v इक्वल टू आई इंटू आर, देयर फोर आर कैन बी रिटेन एज v अपॉन आई। तो इफ एनीबडी विल आस्क व्हाट इज आर, व्हाट इज रेजिस्टेंस, यस रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो v अपॉन आई के रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। v अपॉन आई के रेशियो क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस हम बोलते हैं। यही आपका ओम्स लॉ बोलता है, ओम्स लॉ इसी के बारे में बात करता है। नाउ नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो चीज है वो है, बात करेंगे रजिस्टिविटी पर। रजिस्टिविटी क्या बात करेंगे, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से। किसे डिनोट करेंगे, रो से। ये देखिए ये हमारा रो हो गया, क्या हो गया, ये हमारा रो हो गया। ऐसे कर देते, ऐसा लिखते हैं, रो हो गया। इसको बोलेंगे RH रो बोलेंगे। इसी रजिस्टिविटी को बोल सकते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रजिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रजिस्टेंस बोल सकते हैं। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओम्स लॉ बोलता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सिंबल हटाएंगे तो आपको v इक्वल टू आई आर प्राप्त होगा। R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यही R रेजिस्टेंस होता है, इसका यूनिट ओम होता है। R इक्वल टू v अपॉन आई आपको मिल गया। अब नया चीज आता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिव देखिए, ये जो आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका जो रेजिस्टेंस है, ये भी डिपेंड्स करता है बहुत सारी चीज़ों पे। उसी के बारे में पढ़ेंगे रजिस्टिविटी में, ध्यान से समझिएगा। अगर ये हमारा कंडक्टर है, मैं इसका रीजन नहीं बताऊंगा क्योंकि रिवीजन चल रहा है। क्या चल रहा है, ये रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में बेसिक चीज़ बताऊंगा तो इट विल टेक अ टाइम। ओके, तो सपोज ये मान के चलिए हमारा वायर है, ये हमारा क्या है, वायर है। तो ये हमारा इसी के थ्रू सर्किट फ्लो होगा। जैसे मान लीजिए अगर पाइप है, तो इस पाइप के थ्रू जो इनर डायमीटर को कवर करके पानी फ्लो होगा, इसीलिए यही क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ये एरिया हम नहीं लेंगे, ये जो आपका एरिया दिख रहा है, ये एरिया को हम नहीं लेंगे। हम कौन से एरिया को लेंगे, इधर वाले एरिया को लेंगे। तो देखिए समझिए बात को, ये जो हमारा दिखा रहा है एरिया, ये जो हमारा एरिया दिख रहा है ना जी, ये कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, और ये हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है, L है। मान लीजिए कोई वायर है जिसका लेंथ कितना है, L है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो L आपका क्या है, लेंथ ऑफ वायर है। क्या है भाई, लेंथ ऑफ वायर। आप जानते हैं SI यूनिट मीटर में होता है। ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आफ्टर डूइंग मेनी काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वी गेट, आफ्टर डूइंग मेनी काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वी गॉट, व्हाट वी गॉट, we got resistance is directly proportional to length of the conductor. This is equation number first. Resistance is directly proportional to length of conductor, and again resistance is inversely proportional to the cross sectional area through which current is flowing. A is the cross sectional area through which current is flowing. Okay, so R is directly proportional to L and R is inversely proportional to 1 upon A. Now combining equation number first and second, combining equation number first and second, that is why R is directly proportional to the ratio of L upon A. R is directly proportional to ratio of L upon A. If you want to remove this proportionality constant, this proportionality symbol, you will have to write some constant. So
R is equal to rho L upon A, R is equal to rho L upon A। देखिए ये रो क्या है, वेयर आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन। ओके, देखिए इस चीज को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके, तो आपका रो क्या है भाई, रो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रजिस्टिविटी है, या प्रोपोर्शनलिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर 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 रो इज इक्वल टू, रो क्या आपका रजिस्टिविटी है, क्या है भाई, रजिस्टिविटी है, या क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। बात समझ में आई? ओके, ये आपका है। देयरफॉर रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ए अपान एल, कितना हो जाएगा, आर ए अपान एल, होगा कि नहीं होगा? रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल होगा कि नहीं होगा? ये हमारी व्यवस्था है। तो यूनिट ऑफ रो अगर बात करते हैं, यूनिट ऑफ रो समझिए, यूनिट ऑफ रो कैसे होगा, आर का यूनिट, हमारा यूनिट ऑफ रो निकालने के लिए आर का यूनिट निकालना पड़ेगा, ए का निकालना पड़ेगा, फिर लेंथ का निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो यूनिट ऑफ रो अगर निकालना चाहते हैं तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट ऑफ आर निकालना पड़ेगा, इनटू यूनिट ऑफ क्या एरिया निकालना है, ए, डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ क्या निकालना है, एल निकालना है। बात समझिए, क्या समझना है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, ओम होता है, यूनिट ऑफ एरिया कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यूनिट ऑफ लेंथ कितना होता है, मीटर होता है। दो डिफरेंट यूनिट लिखते हैं तो बीच में डैश लगाते हैं, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रो मीटर, कितना, रो मीटर या ओम मीटर, और ओम मीटर, ओम मीटर, ये आपका एसआई यूनिट हो जाता है। किसका हो जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हो जाता है, या रजिस्टिविटी का होता है। अब इसमें क्या है, फॉर डिफरेंट मटेरियल, फॉर सेम मटेरियल, फॉर सेम मटेरियल, इफ एनी कंडक्टर इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल क्या होता है, रजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, रजिस्टिविटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर कोई भी, सुनिए, लिसन टू मी, अगर कोई भी मटेरियल एक ही, कोई भी कंडक्टर एक ही मटेरियल का बना हुआ है, कोई भी कंडक्टर अगर एक ही मटेरियल का बना हुआ है तो उसका रजिस्टिविटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। रजिस्टिविटी विल नॉट चेंज इफ कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। वेरी गुड। नाउ if resistivity are constant, so what will give, it will give some concept, let us see here. So if resistivity is constant, if resistivity is constant, what is the meaning of that one? Meaning of that one means for two cases, see here, for two cases rho 1 is equal to rho 2, it means that R1 A1 upon L1 is equal to R2 A2 upon L2। देखिए, दिस इज द कांसेप्ट, R1 A1 upon L1 is equal to R2 A2 upon L2। This concept you will get. Again you can write here R1 upon R2 into A1 upon A2 into L2 upon L1, it is equal to 1. This concept again you will get, R1 upon R2 is equal to A1 upon A2 is equal to L2 upon L1. This concept also you can get. This is very very good concept, very very important. This is note. Now come a concept. Suppose I am giving two conductors. Suppose I am giving two conductors. So I am going to erase this one. इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए हमारे पास क्या व्यवस्था है,
हमारे पास एक फॉर्मूला मिला, कौन सा फॉर्मूला मिला, रो इजिकल टू, कौन सा फॉर्मूला मिला भाई, रो इजिकल टू, है ना, आर ए अपान एल, यह हमारा फॉर्मूला मिल गया। क्या, कौन सा फॉर्मूला मिला, रो इजिकल टू आर ए अपान एल, यह हमारा फॉर्मूला मिल गया। एक थोड़ा सा कंडीशन समझिएगा, एक कंडीशन समझिए, कंडीशन समझिए अच्छे से। मान के चलिए ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और कंडक्टर है, एक और कंडक्टर है, दो कंडक्टर हमारे पास है, ठीक है। इसका लेंथ L1 है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, और L2 क्या है जानते हैं, दो गुना पहले का 2L1 है, माने लेंथ दो गुना हो गया, इसका दो गुना लेंथ ये है, इसका दो गुना लेंथ क्या है, ये है, ओके। इसका रेजिस्टेंस R1 है, R है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, या R1 R2 मान लीजिए, R1 और R2। क्यों R1 R2 मानेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस इज टोटली डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डिफरेंट देन रेजिस्टेंस विल आल्सो डिफरेंट। देन एरिया इज A1, एरिया इज A2, बात समझ में आ गया। बोथ द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ सेम, बोथ द कंडक्टर्स, सी बोथ द कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, दोनों के दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के बने हुए हैं। इसका मतलब ये है, इसका रो1 और इसका क्या हो जाएगा, रो2, और ये रो1 रो2 क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। रो1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो2, ये हमारा कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा भाई, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ फॉर सेम मटेरियल, इट इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, दैट इज वाई रो1 इक्वल टू रो2। ओके, नाउ इफ रो1 इक्वल टू रो2, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, हमको ये निकालना है कि अगर सेम मटेरियल का दो कंडक्टर बना है, बहुत बढ़िया, मान के चलिए ये हमारा ब्लैक मार्कर, ये हमारा रेड मार्कर, बोथ द मार्कर आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, इट मीन्स दैट रजिस्टिविटी विल बी कांस्टेंट। चलिए, अब इसका लेंथ 2 मीटर है, इसका लेंथ 4 मीटर है, दो गुना इंक्रीज हो गया, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज जब एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमको ये निकालना है, तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, R2 की वैल्यू क्या होगा हमको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। अगर दोनों के दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो लेंथ दो गुना है या 3 गुना है, तो एरिया कितना गुना बढ़ेगा या घटेगा, पहली बात। दूसरी बात, रेजिस्टेंस में कितना गुना, रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ेगा या घटेगा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आप समझिए मेरी बात को। आप एक बात बताइए, इसमें कंडीशन ये है कि ये जो हमारा कंडक्टर दिख रहा है ना, ये जो हमारा वायर दिख रहा है, इसी वायर को खींच करके दुगुना बनाया गया है, इसी वायर को खींच करके क्या बनाया गया, दुगुना बनाया गया है। तो सेम मटेरियल का हुआ कि नहीं हुआ। इसी वायर को ये स्ट्रेच करके, किसके करके, बाई स्ट्रेचिंग, बाई स्ट्रेचिंग, इसी को खींच करके ये बनाया गया है। ये L1 था, ये 2L1 हो गया, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही तो हमको कैलकुलेट करना है आपको। अब समझिए, अभी दोनों चूंकि इसी को खींच करके ये बनाया गया, तो इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम सेम रहेगा ना भाई। अब इसका वॉल्यूम इनिशियल, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल। अगर इसी को खींच करके, इसी को स्ट्रेच करके ये बनाया गया, दो गुना तक बढ़ा दिया गया है, इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो हमको क्या लिख देना है, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट कितना होता है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब लाने का प्रयास करेंगे। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और L1 का यूनिट होता है मीटर,
तो L1 का गुणा A1 में कर देंगे, मीटर का गुणा मीटर स्क्वायर में कर देंगे, तो वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना वॉल्यूम, यही है वॉल्यूम। इसका मतलब कितना हो जाएगा? A1 L1 इजिकल टू A2 और L2, होगा कि नहीं होगा? अब A1 तो हमको वही है, L1 भी वही है, A2 हमको निकालना है। L2 इजिकल टू क्या दे रखा है? 2L1। क्या दे रखा है? 2L1। अब भाई साहब L1 से L1 क्या कर देंगे? कैंसिल कर लेंगे। सो A1 इजिकल टू कितना हो जाएगा? A2 इंटू 2 हो जाएगा। देन A2 इजिकल टू A1 अपान 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर लेंथ 2 गुना है तो एरिया 2 गुना घट जाएगा। अगर लेंथ 2 गुना बढ़ाया जा रहा है तो एरिया 2 गुना कम हो जाएगा। अगर लेंथ 2 गुना बढ़ाया जा रहा है तो एरिया आधा हो जाएगा। देखिए आधा दिख रहा है ये, अगर 2 गुना कम है। अगर एरिया, अगर लेंथ 3 गुना बढ़ रहा है, देखिए अगर लेंथ यहाँ पर समझिए, मोटा मोटी समझिए यहाँ पर, इफ L2 will be 3L1, A2 will be A1 upon 3। देखिए सही है। इफ L2 is equal to 4L1, A2 is equal to A1 upon 4। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आप इसका यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। If L2 is equal to 20 times L1, then area will be A1 upon 20 times। अरे भाई एरिया का मतलब डायामीटर, एरिया का मतलब, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? π/4d²। एरिया का मतलब डायमीटर नहीं, एरिया के फॉर्मूले में π/4d² आता है, ये समझिए। तो मान के चलिए ये कंडक्टर है, अब इसको 2 गुना खींचेंगे तो भाई इसका लेंथ तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन डायमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसका जो डायमीटर वो डिक्रीज होगा ना। तो यही बात बोल रहा है, देखिए डिक्रीज हो रहा है, कितना 20 गुना डिक्रीज हो जा रहा है। ये हमारी व्यवस्थाएं हैं। तो अब हमको काम क्या करना था? न्यू रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के, न्यू एरिया को फाइंड आउट कर लिया, अब न्यू रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। सो न्यू रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब समझिए, नाउ यहां पर समझिए, इधर समझिए। ओके, नाउ ρ1 इजिकल टू ρ2, ρ1 इजिकल टू ρ2। ρ1 इजिकल टू क्या है? रो का फॉर्मूला क्या है? R1 A1 अपान L1 इजिकल टू R2 A2 अपान L2। सही है। ρ1 इजिकल टू ρ2, R1 A1 अपान L1, R2 A2 अपान L2 है। अब समझिए, R1 हमको क्या करना है? निकालना है। R1 दिया ही है, A1 हमको पता ही है, L1 वैसे ही छोड़ देंगे। R2 कैलकुलेट करना है, A2 की जगह पर क्या पुट करेंगे? A1 अपान 2, A1 अपान 2, और L2 की जगह पर क्या पुट करेंगे? 2L1। क्या पुट करेंगे? 2L1। बताइए सही गलत है? बिल्कुल सही है। इधर समझिए, इधर समझिए, इधर समझिए। A1 से A1 क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा कि नहीं होगा? A1 से A1 कैंसिल हो गया, L1 से L1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया? R1। क्या बचा आपका? R1 इजिकल टू R2 अपान 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? R2 अपान 2। तो यहाँ पर जाएगा R2 इजिकल टू 2 इंटू R1। देखिएगा थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है, हमको लग रहा है, कहीं गड़बड़ है हमको लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए कहीं गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखिए तो कहाँ गड़बड़ है? इधर देखिए, ये 2 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा? 4 होगा। ये 2 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा? 4 होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पर? 4 होगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये इधर समझिए, तो R2 इजिकल टू 4 इंटू R1, R2 इजिकल टू, हाँ, तो R2 इजिकल टू 4 इंटू R1 होगा कि नहीं होगा? अब समझिए, इसका मतलब समझिए, कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट क्या है? इफ L2 विल बी डबल्ड,
L2 will be doubled, then area will be A1 upon 2, ठीक है, और R will be 4 into R1। क्या बता रहा है कि R न्यू इज इक्वल टू 2 स्क्वायर R ओल्ड। दिखा कि नहीं दिखा? 2 स्क्वायर माने 4, 2 स्क्वायर मीन्स 4। इसका मतलब नया एक कंसेप्ट समझ लीजिए। क्या समझना है? R न्यू इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R ओल्ड। बात आया समझ में कि नहीं आया? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या बताऊंगा? पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का प्रूफ क्या बताऊंगा अभी। इसके बाद एक और वीडियो बना रहा हूं जिसके बारे में बताऊंगा, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ बताऊंगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।